हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। कुछ मित्रों के कहने पर एक नेपाल का जो फोर्थ आपका टॉपिक है वो ग्रामीण विकास, उसकी हम चर्चा यहाँ पे करते हैं कि ग्रामीण विकास है क्या। इसको हम 10-15 वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपका धीरे धीरे कवर हो जाए। कॉन्सेप्ट को आपको देखते हुए ग्रामीण विकास में सबसे पहले ये ग्रामीण विकास की संकल्पना अगर आधुनिक तौर पे देखें तो महात्मा गांधी मानते थे ग्राम स्वराज की संकल्पना को। ग्राम स्वराज की संकल्पना किसने दिया? ग्राम स्वराज की संकल्पना गांधी जी ने दिया। भारत गांव में निवास करता है, ये गांधी जी की संकल्पना थी। ग्रामीण विकास के लिए मुख्यतः क्या क्या मौलिक तत्व हैं? अगर हम मौलिक तत्व की बात करते, ग्रामीण विकास का मौलिक तत्व, इसमें हम देखेंगे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल, सड़क, बिजली, पानी, ये कुछ मुख्यतः जो है कि तत्व हैं। ग्रामीण विकास, कृषि का विकास होगा, शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, ठीक है, लोगों को रोजगार मिलेगा, कौशल डेवलपमेंट होगा, सड़क, बिजली और पानी का विकास होगा, तो ग्रामीण विकास जो है कि अपने आधारभूत लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। अब यहाँ देखते हैं हम मुख्यतः शिक्षा में जो स्कीम चलाई गई हैं, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के, मनरेगा वगैरह, कौशल है, सड़क, बिजली, इसको हम जो है योजनाओं में जब पढ़ाने लगेंगे तो एक एक टॉपिक आपको बताएंगे। यहाँ मुख्यतः जो है कि कृषि, कुछ फैक्ट बताते हैं। भारत की 70% जनसंख्या, ये लगभग 70% जनसंख्या क्या है? ग्रामीण। और 30% जो जनसंख्या वो क्या है? शहरी। तो जो ग्रामीण जनसंख्या है उसका मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार कृषि है। मुख्य आधार क्या है? कृषि है। कृषि से ही अर्थव्यवस्था का चीज़ें अधिकतर लोगों की निर्भरता है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो कृषि के बारे में करेंगे। आज कृषि कुछ प्राचीन तथ्य भी बताएंगे और कृषि की संकल्पना करेंगे। उससे पहले एक फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ पे ये जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, भारत में जो कुल उत्पादन होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का, मोटे तौर पे आप समझ लीजिए। तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है, प्राथमिक क्षेत्र जो कच्चे माल के तौर पे, कच्चे माल के रूप में प्राप्त होता है, तो इसी में प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाएगा? कृषि आ जाएगा, खनन आ जाएगा, वानिकी आ जाएगा और मत्स्य पालन। इसका जीडीपी में, ये फैक्ट पूछ सकते हैं सब, प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में
योगदान लगभग 17%, मतलब वानिकी खनन वगैरह मिला के। और कृषि पर निर्भरता 50% जनसंख्या की। ठीक है, जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? 17% है, और कृषि पर निर्भर जनसंख्या लगभग 50% है। ठीक है, ये आपके फैक्ट हो गए कुछ। इसमें हम बता देते हैं द्वितीय क्षेत्र में भी आपका, जो तृतीय क्षेत्र आएगा उसमें आ जाएगा विनिर्माण आ जाएगा, और तृतीयक में आ जाएगा आपका सेवा क्षेत्र। तृतीयक में सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में बैंकिंग, ठीक है, परिवहन आदि सब चीज़ें आ जाएंगी। तो हम प्राचीन तथ्य कुछ देखेंगे कृषि के, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, देख लीजिए, इसको पॉइंट बाय पॉइंट नोट कर लीजिए करिएगा, इसको जो इम्पोर्टेंट समझिए, खासकर जो फैक्ट है आपसे सीधा पूछ सकता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में आप कच्चे माल के तौर पर आप जैसे खनन से प्राप्त होगा, वानिकी से मछली, इसको मैन्युफैक्चर की जरूरत नहीं रहती, एग्रीकल्चर। और इसका भारत के विकास में एक तरह जीडीपी में योगदान कितना है? 17% है, और कृषि पर निर्भर कितनी जनसंख्या है? लगभग 50% है। द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण आएगा, जो मैन्युफैक्चर चीज़ें होती हैं जैसे बिस्किट बनाना कंपनी में, उस तरीके से। सेवा क्षेत्र में जो बैंकिंग सेवा जो भी सर्विस देते हैं वो चीज़ें आ जाएंगी। तो आज हम ग्रामीण विकास के मुख्य तत्व कृषि होता है, तो कृषि पे जो है थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कृषि पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कृषि ये सभी सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। कृषि सभी सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। जैसा कि हमने बताया कि प्रारंभ में समाज, अगर आप प्राचीन काल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि पशुपालक थे। प्रागैतिहासिक काल में बंदर के रूप में, उसके बाद जैसे जैसे विकास हुआ, आग की खोज किए, उसके बाद जो है नदियों के किनारे अक्सर बसते थे, क्योंकि वहाँ की ज़मीनें जो होती थी, पानी वापस जाने के बाद उपजाऊ मिट्टी होती थी, और सिंचाई के लिए भी पानी वहाँ से मिल जाता था। तो वहाँ अनाज उगाते उगाते धीरे धीरे जो है अस्थाई जीवन की ओर विकास हुए। तो कृषि का जो है विकास, हम आप नदियों के किनारे अक्सर सभ्यताओं का विकास इसीलिए हुआ था कि पीने के लिए पानी और खेती के लिए ज़मीन मिल जाता था। तो सर्वप्रथम जो है नवपाषाण काल में कृषि का विकास माना जाता है। नवपाषाण काल में कृषि का विकास माना जाता है। और उसके बाद आएंगे हम कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, वो मेहरगढ़ से। ठीक, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ से मिला हुआ है। और यहीं पे हम बता देते हैं पशुपालन आदमगढ़ से मिला हुआ है, एमपी में है। और ये बागौर राजस्थान में। पशुपालन का प्रथम जो है यहाँ पे एक प्रथम धातु की बात करेंगे का कौन सा प्रयोग हुआ था? तांबा। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट प्राचीनतम हो गए जो आपसे सीधा पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम आपको एक फैक्ट बताएंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मेहरगढ़, कुलडीहवा और लहुरा देव। देखिए यहाँ मुख्यतः चावल था, और लहुरा देव में चावल था, मेहरगढ़ में गेहूं था। ये 7000 BC
ये 6000 BC और ये 8000 से 9000 BC। AD और BC को हमने आपको यहाँ पे थोड़ा एक लाइन है, ये यहाँ पे आप एक पॉइंट ले लीजिए और यहाँ मान लीजिए जो ईसा मसीह थे उनका इस पॉइंट पे जन्म हुआ था, तो इसके पहले की घटना BC कह जाते हैं। बिफोर मतलब पहले, बिफोर क्रिस्ट, ठीक, ईसा मसीह के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट। आगे की घटना को AD बोलते हैं। ये प्लस में चलता है, जैसे 100 से 200 300, ठीक, ये ऐसे आपका चलेगा। 5000 मतलब 500 400 300 मतलब घटते हुए क्रम में, ठीक, यहाँ से ऐसे, ठीक, बढ़ेगा नहीं, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो अब देखिए, अगर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य पूछा है तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या हुआ? लहुरा देव। अगर दिया है तो लहुरा देव मारेंगे, नहीं दिया हुआ है तो कोल्डिवा, ठीक है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ ही मारेंगे। अगर ये दोनों नहीं दिए हुए हैं तो इसमें से अगर कोई होगा तो इन दोनों में से आप टिक करेंगे। इस पे हम 1-2 क्वेश्चन आपको करवा देंगे। PCS वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया है, अगर थोड़ा सा पेचीदा पूछेगा तो ये देख लीजिए। कोल्डिवा में चावल, लहुरा देव में चावल। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य किसी का क्या होगा? लहुरा देव हो गया, 8000 से 9000 BC के आसपास। कोल्डिवा, मेहरगढ़, और कुछ ये फैक्ट आ गया आपका। अब आपको बताते हैं, ये तो आपका हो गया प्रागैतिहासिक काल की परिघटनाएं। अब आपको अगर हड़प्पा की बात करते हैं तो रंगपुर व लोथल से क्या मिले हैं? चावल के साथ, ये भी पूछ सकता है। दूसरा, कपास की खेती सर्वप्रथम, कपास की खेती सर्वप्रथम, ठीक है। ये रंगपुर, ये लोथल, और कपास की खेती सर्वप्रथम जो है ये हड़प्पा में ही माना जाता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था कुछ, एक कालीबंगा, बनावली, ठीक, जुते हुए खेत और मिट्टी के हल, ठीक। कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हुए थे, तो बनावली से जो है मिट्टी के हल मिले हुए थे, ठीक है। और तो ये हो गया हड़प्पा से संबंधित, जो खेती संबंधित। उसके बाद अगर हम वैदिक में आते हैं तो वैदिक में शतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधी गतिविधि का उल्लेख। अब कृषि संबंधी गतिविधि में क्या हो जाएगा? इसमें हम मुख्यतः तौर पर देखेंगे जुताई और बुआई, निराई। तो इस प्रकार जो होंगे शतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधी गतिविधियों का उल्लेख, जुताई, बुआई, निराई, गुड़ाई, इस प्रकार जो है सारी चीज़ें आ जाएंगी। एक इसमें आपको और देखेंगे कटक संहिता। क्या? कटक संहिता। कटक संहिता जो है इसमें 24 बैलों द्वारा खेती का साक्ष्य, ठीक।
तो ये पूछ सकता है कि शतपथ ब्राह्मण में किसी संबंधी गतिविधियों का उल्लेख किस मतलब ब्राह्मण में किया है, तो शतपथ ब्राह्मण में इम्पोर्टेंट है, चांसेज हैं इसके पूछने के। उसके बाद कटक संहिता में 24 बैलों द्वारा खेती के साथ मिले हुए हैं। उसके बाद जो है अब कर की कुछ प्राचीन कर की बात कर लेते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। कटक संहिता प्राचीन कर की बात करेंगे अगर हम, तो उसमें देखिए वैदिक काल को मुख्यतः दो भागों में बांटेंगे, एक ऋग वैदिक एक उत्तर वैदिक। ठीक, तो वैदिक काल में भूमि कर का 1/6 जिसको बलि शुल्क इस प्रकार कहलाते हैं। ठीक, ये जो है वैदिक काल का हो गया। अब उसके बाद मौर्य काल में कितना लगता था, अब यहाँ पे देखिए तीन हो गए, मौर्य ये वैदिक का हो गया। अब देखिए थोड़ा सा कंपेयर कर देते हैं, वैदिक मौर्य, इसमें भी भूमि कर का 1/6, गुप्त में गुप्त काल ये भी भूमि कर का 1/6। ठीक, इसको आप लोग जो है ध्यान लीजिएगा, 1/6 भाग, इसको लगता था उसको क्या कहते थे, भाग ही कहते थे। ठीक, तो वैदिक मौर्य भूमि कर जो प्राचीन काल में लगाए जाते थे 1/6 ही है, पहले को बाली और शुल्क है, दूसरा 1/6 था, तीसरे को ही जो लगाया जाता था वो भागी कहते थे। ठीक है, अब सिंचाई कर की बात कर लेते हैं, क्या सिंचाई कर की बात कर लेते हैं। मौर्य काल में 1/5 से 1/3। ठीक, मौर्य काल में 1/5 से 1/3 थे। गुप्त काल में सिंचाई रहट या घंटी यंत्र के माध्यम से होते थे। ठीक है, रहट या घंटी यंत्र के माध्यम से, ये घंटी यंत्र या रहट के माध्यम से गुप्त काल में सिंचाई होते थे। मौर्य काल में सिंचाई का कितना लगता था, 1/5 से 3। और यहाँ एक चीज़ पूछता है सीता, ये मौर्यकालीन राजकीय जो राजा की अंडर में भूमि होती थी, मौर्यकालीन राजकीय भूमि जो है उसको हम सीता कहते हैं। सिंचाई मौर्य काल में 1/5 से 1/3 के बीच लगता था। गुप्त काल में सिंचाई जो है रहट या घंटी यंत्र के माध्यम से किया जाता था। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और जो भी समस्या हो क्लास में उसको आप जो है बताइए, और धीरे धीरे आप स्टिक पॉइंट के साथ बने रहिए, और आपके सारे जो है सिलेबस जो है कवर करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।